दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमवी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित सीरीज जिसका नाम है टो सीरीज। दोस्तों इस सीरीज में कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो सेम पैटर्न पर आधारित हैं। इससे पहले और भी 2023 से संबंधित प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे इसका अगला भाग आप लोगों के बीच लाया जा सके। आप सभी भाइयों एवं बहनों ने अपार स्नेह और प्रेम दिया और आगे ही ऐसे बनाए रखे हैं। दोस्तों घटना चक्र टो सीरीज की बुक अब लॉन्च हो चुकी है और आज ही लॉन्च हुई है जो मार्केट में आ जाएगी, आप जाकर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें दिया गया है पहला प्रश्न है। तो पहले प्रश्न की बात करें तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? ये अफ़गानिस्तान से करता है। अर्थात अफ़गानिस्तान से जो है भारत कम से कम सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में कुल जो राज्यों की संख्या है वो 28 है, यानी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले ये 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे जो अब घट करके 28 और 8 हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पंजाब को मोहिनीअट्टम से दर्शाती है, उत्तर प्रदेश में कथक, तमिलनाडु में ओडिसी और असम में कथकली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कथक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र है, परम विशिष्ट सेवा पदक है, कीर्ति चक्र है या परम वीर चक्र है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, परम वीर चक्र हो जाएगा। परम वीर चक्र इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्या 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 13 जनवरी को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी? 1985, 1975, 1969 और 1990। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ये हो जाएगा 1985। 1985 ईस्वी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका नाम है सार्क की स्थापना की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रश्न संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका यानी हिल स्टेशन है उत्तराखंड में नहीं है? उत्तराखंड में नहीं पूछा गया है। नैनीताल है, मसूरी है और चक्राता है या दरिंगबाड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन हो जाएगा डी, दरिंगबाड़ी। ये जो है इसका इलाका ये उत्तराखंड में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गोल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल जो है वो मेजर ध्यानचंद की जो है आत्मकथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लोकसभा में चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? जहाँ कृषि और उद्योग दोनों समान महत्व दिए जाते हों, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, या जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीय की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी में प्रभावित हो, या जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास केंद्र के राज्यों की समान भागीदारी हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, हरित क्रांति का
सर्वाधिक प्रभाव किससे देखा जाता था, यानी जो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव है वो किसमें देखा गया था, गेहूं में, चावल में, दाल में या तिलहन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गेहूं हो जाएगा। गेहूं इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर देख लेते हैं। तो ये दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1939 है, 1949 है, 1959 है और 1969 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1949, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। काली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से या सरसों उत्पादन से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा ये दोस्तों, कच्चा तेल उत्पादन से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर देख लेते हैं। तो ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ, ये कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ है, 5 जनवरी 2015 को हुआ है, 26 जनवरी 2015 को हुआ है, 31 जनवरी 2015 को हुआ है। तो एक बात ये मान कर चलते हैं कि ये तो हुआ है 2015 में, लेकिन किस तिथि को हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को इसका जो है नीति आयोग का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों इकाई उसकी जो होती है वो कहलाती है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है 16 नंबर। टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है? तो दोस्तों ये करता है इंफ्रारेड तरंगे करती हैं। इंफ्रारेड तरंगे जो है टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 17। विटामिन ए को के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? थायमिन है, ये जो नाम दिया गया थायमिन है, और रिबोफ्लेविन है, रेटिनॉल है और कैल्सीफेरॉल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी? गैलियम है, जस्ता है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, अर्थात गैलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका पड़ता है NH2 और NH2 का होल ट्वाइस इंटू CO, अर्थात NH2 और इसका होल ट्वाइस ऑफ CO, ये इसका फार्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर। 20 नंबर की बात की जाए तो निम्नलिखित यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों जो संविधान से लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 21 कहता है कौन से संविधान में राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? अमेरिकी संविधान है, ब्रिटिश संविधान है, आयरिश संविधान है या फ्रांसीसी संविधान है? तो दोस्तों ये कौन सा उत्तर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आयरिश का संविधान हो जाएगा, आयरिश का संविधान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। तो भारत का संविधान दिवस को आता है 26 जनवरी को, 23 जून को, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 23 जून हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 23 जून, अर्थात भारत का संविधान दिवस जो 23 जून को मनाया जाता है। इसी क्रम में फिर चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है ये क्वेश्चन है, ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? ये किसको अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है 24 नंबर क्वेश्चन। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? मद्रास है, बॉम्बे है, दिल्ली है या कलकत्ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। कलकत्ता इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, क्या चैम्बरलेन थे, चर्चिल थे, या क्लेमेंट इटली थे, या मैकडोनाल्ड थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी चर्चिल हो जाएगा। चर्चिल उस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, या कादम्बनी गांगुली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट हो जाएगा। 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। तो खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो इसका जो ये समिति का गठन किया गया था दोस्तों वो किया गया था आपका बॉम्बे मार्च 1919 में किया गया था। बॉम्बे में किया गया था और मार्च 1919 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। तो ये मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मित्रों ऑप्शन दिया गया है 1908, 1909, 1907 या 1911। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा 1908। 1908 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर दिया गया है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा है, लोथल है, रोपड़ है, बनवाली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल हो जाएगा। लोथल इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 30 नंबर। 30 नंबर की यदि बात की जाए तो जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, तो जिन शब्द का जो अर्थ है भगवान से है, विजेता से है, जंजीर से मुक्त है और योग से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विजेता। विजेता इसका राइट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर देख लेते हैं। 31 नंबर कहता है अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी का, देवनागरी का, गुरुमुखी का, संस्कृत का? तो अशोक के शिलालेख में जो लिपि प्रयोग की गई थी दोस्तों वो की गई थी ब्राह्मी लिपि। वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा है 32 नंबर, उसको देख लेते हैं। तो 32 नंबर है किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये मुराद मिर्जा हैं और बसुल्तान लुफ्ताल्ला हैं और शाह शुजा हैं अथवा दारा शिकोह हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ये दारा शिकोह हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 33 नंबर। 33 नंबर कहता है भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत है, पांडिचेरी है, चंदन नागौर है, या मसूलीपट्टनम में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये सूरत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 34 नंबर कहता है भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है? तो मार्च से मई है, अक्टूबर से नवंबर है, दिसंबर से फरवरी है, जून से सितंबर तक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जून से सितंबर तक का मानसून होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो दोस्तों ये जो उगता है वो उगता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में इस प्रकार के पेड़ उगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर। 36 देख लेते हैं। तो पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो दोस्तों मिलन की बात की जाए उसकी तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। अर्थात पश्चिमी और पूर्वी जो इस तरह ये मैप आपको दिखाई दे रहा है ये है दक्षिण भारत का मैप और ये स्थान जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और यहीं पर जो ये मिलान इसका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 37। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? यह है नागरकोइल है, जैसलमेर है, माधवपुर है या बादला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा बादला। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1965 को यानी 1965 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 39 की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या कृष्णा? तो जो सबसे लंबी नदी है वो दोस्तों है गंगा।
भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा दिया गया है, ये कूट दिए गए हैं, देश दिया गया है, उसकी राजधानी दिया गया है, इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा पैटर्न जो है इसको फॉलो करता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा अर्थात ये का जो होगा दूसरा, ए का हो जाएगा दूसरा, इटली की राजधानी रोम है। और बी का हो जाएगा फिनलैंड, फिनलैंड का हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तीसरा, अर्थात बी का तीसरा हो जाएगा। ये फिनलैंड का हो जाएगा हेलसिंकी। और कनाडा का दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ओटावा। और यूक्रेन का हो जाएगा क्यू। ये इसका था मिलान, तो ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या, अब दिया गया है 41 से 42 तक का, तो कि अंग्रेजी पैटर्न पर आधारित है। इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये पैसेज दिया गया है इंग्लिश में, इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये नमिता इज फार्म दी स्टेट ऑफ केरला, शी हैज़ कम टू दुबई टू सर्व एज ए governors for the only child of the nurse. The nurse was nice and gentle and Namita has no case to nurse and nice. The gentle and Namita has no case to complain. One day she overhears something that makes her jerry. Mr. Nair is not employed in the American company as she has been told the nature of the big business in illegal. She is shocked and want to go back to her hometown to her home people. चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो आगे क्रम में दिया गया है, गोपाल इज फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली, हिज फैमिली owns a very small price and land that can hardly meet their good in requirement. One day Gopal gets a nice offer of work in the एमिरात यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की गई है। एमिरात विच ए कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्टर इन ऑर्डर ऑफ मीट दी एक्सटेंस ऑन ट्रेवलिंग इन फैमिली डिसाइड टू सेल देयर ओन लैंड एंड सेंड गोपाल टू द फॉरेन कंट्री टू मेक मनी ऑफ अराइवल। दी कंट्रैक्टर कॉन्फिस्क गोपाल्स पासपोर्ट एंड गिव्स हिम ए स्मॉल पीस to live with the 10 others like him. Gopal has little idea that he must do. चलिए पैसेज था, पैसेज के आधार पर प्रश्नों को हम उत्तर देने हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दिया गया है, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वंस गिवन विल यू बेस्ट डिस्क्राइब नमिताज रिलेशनशिप विथ हर एम्प्लॉयर्स इन दी बिगिनिंग। तो इसका सही दोस्तों उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कॉर्डियल। कॉर्डियल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन का रुख करते हैं। तो 42 नंबर है, व्हाट डज दी फ्रेजेज मेक्स हर जेटरी एम्पली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा एनएक्सटी। एनएक्सटी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों गिव दी सिनोनिम्स फॉर दी वर्ड, सिनोनिम्स इसका दिया गया है। तो ये वर्ड जो है एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा अर्थात बैलेंसिंग। एडजस्टमेंट बनाने का मतलब एडजस्ट करना और बैलेंसिंग का मतलब बैलेंस बनाना। तो इसका सिनोनिम्स जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 44, चूज दी करेक्ट एंटोनिम्स। इसका एंटोनिम बनाना है तो एलिफ का होता है। एलिफ का दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा डेड। एलिफ का हो जाएगा अर्थात ये लाइव यानी जीवित है, तो डेड का मृत है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के बारे में दिया गया है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये आपका वर्ड दिया गया है, ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली दी नोमैडिक। तो इसका एक वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉर्ड। हॉर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्न धन आकर होगा, रत्न धर आकार होगा, रत्ना धनकर होगा, रत्न धन आकार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रत्न धर आकार हो जाएगा, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 47 नंबर की बात करते हैं। तो 47 नंबर है, अनिवार्य शब्द का विलोम क्या है। तो जरूरी है, वैकल्पिक है, पसंद है या गैर जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विलोम बताना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा वैकल्पिक।
अनिवार्य का हो जाएगा। अगर साथ मैंडेटरी है या वैकल्पिक है, ये अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अनिवार्य का जो विलोम हो जाएगा वो वैकल्पिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 48 नंबर। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अर्जुन है, सेना है, अग्नि है और घोड़ा है। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेना। ऑप्शन बी इसका सेना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 49 नंबर पर आते हैं। तो 49 नंबर है अली। अली जो शब्द युग्म है उसका क्या अर्थ है? तो अली मतलब होता है दोस्तों, अली का मतलब होता है भौरा और सखी। अली का मतलब भौरा, अली का मतलब भौरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो 49 का, वो भी हो जाएगा भौरा और सखी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लाभ ही लाभ के अर्थ में सही लोकोक्ति कौन सी है? पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूंछ पूंछ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 50 का पांचों उंगलियां घी में हो जाएगा। ये इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 51 नंबर दोस्तों दिया गया है, यह है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो इसमें ये व्यंजक दिया गया है, इसका मान ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये -5 + 5 है और 625। तो ये -5 कट जाएगा, ये 625 हो जाएगा और बटा 25 हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 25 हम 625। तो ये फिलहाल जो है 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा माइनस और प्लस ये कट रहे हैं, ये आ जाएगा 625 और ये बटा 5 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। 5 5 से कट गया तो 625 हमारा बच गया, अर्थात ये 625 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिया गया है 52 नंबर का दोस्तों, ये है 6.35 और 6.35 और 6.35 और ये भी दिया गया है, इसमें भी प्लस करके और 6.35 करके। ये तो इसका ये फार्मूला डिपेंड करता है। तो फार्मूले की बात की जाए तो दोस्तों ये होता है, ये सब कट जाएगा अर्थात बचेगा 0.1 बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है 53 नंबर। 53 नंबर की यदि बात की जाए तो ये दिया गया है, यह है कितने 1/6 मिलकर 41 2/3 के बराबर होते हैं। तो इनको चलिए देखते हैं। तो ये है 1/6 यानी 1/6 x बराबर हो जाएगा ये 41 सही 2/3। अगर इसको ओवरऑल हल करेंगे तो 41 × 3 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 125 जाएगा। चलिए अब इस x को ट्रांसफ़र करते हैं तो 125/3 हो जाएगा और गुणे इधर ऊपर चला आएगा तो ये 6 ऊपर चला जाएगा। 3 का 29 3 दूनी 6 कुल मिलाकर आ गए 125 दूना 250। 250 जो कि ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये दिया गया है दोस्तों, चलिए यहाँ दिया गया है 54 नंबर। 54 नंबर की यदि बात करें तो ये है x और y का औसत 10x है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x + y/2, अगर इसका मान की बात करें तो 10x कुल मिला के है। अब दोनों को देखते हैं तो x + y अगर इधर लाएंगे तो 10 दूना 20x हो जाएगा। 20x में से अर्थात y का मान हमको निकालना है, तो 20x - 1 इधर x चला जाएगा माइनस में, तो कुल 19x हो जाएगा। और 19x जो कि ऑप्शन दिया गया है सी में, तो सी जवाब इसका सही होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 55 नंबर की बात की जाए तो दिया गया है, एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों का सामान्य जागरूकता यानी GA जो गणितीय अभियोगिता QT अर्थात परीक्षा हुई और GA और QT में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए और दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जो 136 है। तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है, सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये जो परसेंटेज के हिसाब से दिए गए हैं इसमें आता है, इस तरह का डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। तो 16% सब में कॉमन है, ये 16% दोनों है, तो 16 यहाँ लिख लिए। उसके बाद में अगर
हम 54 में से 16 निकाल देते हैं। तो दोस्तों 54 में से 16 निकाल देते हैं। 54 में से 16 निकल तो 14 में से 6 गए तो 8 हो जाएगा, 8। और ये बचेगा इधर 4 में से 3 तो 38% का इधर हो गया। और इसी प्रकार 45 में से अगर दोस्तों ये 16 निकाल देते हैं तो 15 में से 6 गए 9 और 3 में से 1 गए 2, यानी 29% हो जाएगा। तो डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो एक तरफ जो हमारा आएगा वो 38 आएगा, फिर 16, फिर 29, ये परसेंटेज आएंगे। अब चलिए इनको देखते हैं। तो इसमें जो है दोनों सफल अभ्यर्थियों का यानी 100 माइनस हो जाएगा और 38 प्लस 16 और प्लस 29 ये दोनों मान हो जाएंगे। तो 100 में से अगर हम 83 कुल जोड़ के बनता है, ये 83 निकाल देंगे तो दोस्तों 17% बचेगा। कितना बचेगा? 17% बचेगा। और 17% की बात करें तो ये 136 के बराबर है। तो 17% जो है 136 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 800 हो जाएगा। और 800 इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर 56 देखते हैं। तो ये है एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। वो महिला विजय से किस प्रकार से संबंधित है? तो किस प्रकार से संबंधित है इसको दोस्तों देख लेना है। तो संबंध की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो ये दिया गया है कि महिला का जो तस्वीर है वो इशारा करता है और कहता है कि विजय ने कहा कि उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। तो डायग्राम बना लेते हैं। एक डायग्राम ये हो गया आपका। और तो दोस्तों इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा और इसके हिसाब से है वो महिला जो है विजय की भांजी होगी। विजय की भांजी होगी तो भांजी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 157 है। 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सोमवार, शनिवार, रविवार या मंगलवार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा रविवार। इसमें रविवार हो जाएगा। अर्थात इस सवाल को तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या जो दी गई है तो सबसे पहले लिखते हैं तारीख लिखते हैं, उसके बाद माह लिखते हैं, फिर होता है वर्ष होता है, फिर होता है फार्मूला होता है लीप वर्ष प्लस शताब्दी वर्ष होता है बटा 7 होता है। तो अब देखते हैं इसको लिखते हैं 1 + 1 + 6 + 23 + 5 बटा हो जाएगा 7। तो 36 बटा कुल मिला के 7 हो जाएगा। शेष आपका 1 बचेगा। 1 होता है रविवार का कोड है तो रविवार हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर। यह है असंगत को अलग करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 764 को अलग कर दिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यह जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये है 46 है, उसके बाद 93 है, 93 188 है और 379 है, उसके बाद खाली स्थान है, फिर है 1529। अब इसको गुणे 2 से करते हैं। 2 गुणे करके प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। प्लस इसको जो है 2 से गुणा करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे, इसको 2 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे, इसको 2 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे और 2 से गुणा करके 5 जोड़ेंगे। तो 2 से गुणा करके अगर हम 379 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 7 दूनी 14 15 हो जाएगा। 3 दूनी 6 758 हो जाएगा और 758 और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 8 4 जो हो जाएगा ये 8 4 12 हो जाएगा। तो ये 758 जो हमारा गया उसमें 4 जोड़ देंगे तो 758 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो गया और 1 हो गया, 5 1 6 हो गया और 7 हो गया। तो कुल 762 हो जाएगा। 762 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 762 किस में दिया गया है? सॉरी 764 दिया गया है।
तो दोस्तों पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि गलत कौन सा है, असंगत को अलग करना है। तो असंगत इसका जो है 764 के स्थान पर 762 आ जाएगा। यहाँ जो आना चाहिए वो 762 आना चाहिए, जबकि 64 दिएगा, इसलिए असंगत है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो ये दोस्तों है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगला हमारा दोस्तों है 59 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन दिया गया है, ये सभी कारें ट्रक हैं। तो सभी कारें हैं, साथ ही ये कार है। सभी कारें क्या हैं, ट्रक हैं। और कुछ बाइक कार हैं। तो कुछ बाइक जो हैं कार हैं, यहाँ बाइक बना देते हैं। तो ये हो जाएगा, कुछ बाइक जो है कार हैं और बाइक हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सेकंड हमारा अनुसरण है वो केवल सेकंड अनुसरण करता है, अर्थात यह ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, केवल सेकंड अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में दिया गया है, थ्योरी को YROEHT लिखा जाता है तो OPTI यानी ऑप्शन को NOT लिखा जाता है। तो उसी प्रकार एक्सपर्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एक का देख लेते हैं। ये हो जाएगा THEORY। थ्योरी को लिखते हैं तो यहाँ लिख देंगे, ये इसका Y हो जाएगा, ये 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 हो जाएगा। तो सेम उसी पैटर्न पर लिखते हैं। अगर एक्सपर्ट की बात की जाए, XPERT को लिखा जाए तो दोस्तों यहाँ T लिखा जाएगा, यहाँ R लिखा जाएगा, यहाँ E लिखा जाएगा और फिर P लिखा जाएगा, उसके बाद X लिखा जाएगा, फिर E लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ये TREPXE। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया गया है, TREPXE। ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 61 नंबर। 61 नंबर है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? इंदौर है, सांची है, पुणे है या गुरुग्राम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों सांची हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62 नंबर। 62 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है कि सितंबर 2023 में भारत का पहला UPI ATM किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है हिताची पेमेंट सर्विसेज, पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक या रोजर पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हिताची पेमेंट सर्विसेज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट दोस्तों है वो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन बी 23 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सितंबर 2023 में कितने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पद ग्रहण किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जया वर्मा सिन्हा ने किया है। अतः सितंबर 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ये कार्यकारी CEO बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर। तो अगस्त 2023 में 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। वो किस भारतीय को अवार्ड 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर रवि कन्नन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये मोहन बागान SG हैं, ईस्ट बंगाल है, या मोहम्मडन सब स्पोर्टिंग है, मुंबई FC है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा मोहन बागान SG। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है?
पुणे, बेंगलुरु, पणजी या जयपुर में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बेंगलुरु में हो जाएगा। बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 68 किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है? 14 है, 15 है, 16 है, 18 है। तो दोस्तों अभी हाल ही में 17 सितंबर बीता है जो विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में जो व्यवसाय को शामिल किया गया है दोस्तों, वो किया गया है 18 व्यवसाय को शामिल किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 70 नंबर। 70 नंबर की बात करें तो हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? जौनपुर, आजमगढ़, आगरा या मऊ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आजमगढ़ में बनाया जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 71 से 75 के बीच में जो कि अनुच्छेद दिए गए हैं, उस अनुच्छेद को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे इसको हल करते हैं। तो चलिए अनुच्छेद को पढ़ा जाए। अनुच्छेद में दिया गया है, यह है निबंध, कविता, कहानी इस तरह के रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी में कंपोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो देखते हैं। और इजी यानी ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य ने निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है, उनमें व्यक्तित्व विशेषता नहीं होती है। किंतु वर्तमान काल में निबंध संस्कृत के निबंधों में ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्ति या व्यक्तिकता का गुण जो है सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों के निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं और गद्य की विधाओं का प्रचलन भारतेंद्र से होता है, और इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएँ आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। सामाजिक परिस्थितियों का बदलाव अनुभव होता है और भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास का बोध कहा जाता है, और भारतीय नियम का साहित्य इस साहित्य बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। चलिए इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न दिया है 71 नंबर कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक की बात करें दोस्तों, तो शीर्षक होगा निबंध क्या है। निबंध के बारे में दिया गया है, शीर्षक इसका होगा। और नेक्स्ट है हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है भारतेंद्र युग में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। तो निबंध के संदर्भ में यदि असत्य कथन की बात की जाए तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? उसको निबंध के अंग्रेजी का कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। और निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय, तार्किक और बौद्धिक विवेचना लेखों में किया जाता है, और वर्तमान काल में लेखों के व्यक्तित्व की व्यक्तिता का गुण नहीं होता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान काल में निबंधों की व्यक्तिता या गुण नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर कहता है आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है, साहित्य है, निबंध है, स्वाधीनता या इतिहास का बोध है। तो ये क्या है? तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वाधीनता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतेंद्र युग, इसके युग के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो गद्य काव्य विधा का जो प्रचलन है भारतेंद्र से होता है। हिंदी साहित्य में भारतेंद्र उसके सहयोगियों के निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। भारतेंद्र युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास होता है। यह ऑप्शन डी दिया गया है। भारतीय युग साहित्य सिर्फ इतिहास बोध कारण ही आधुनिक नहीं माना जाता है। तो चलिए 75 की बात करें तो ये भी ऑप्शन दिया गया है। हिंदी साहित्य में भारतेंद्र और उसके सहयोगियों के निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 76 से 80 ये भी गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश को पढ़ना अति आवश्यक है,
जिसमें 76 से 80 के प्रश्न अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो चलिए, नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है और बांध लघु, माध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना जो है अधिक जटिल होता है। इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी और मिट्टी से भी किया जा सकता है। भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों का उदाहरण है। एक बांध के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसके पीछे पानी के भार को वहन करने की क्षमता हो और बांध को धकेले जाने वाले जल की मात्रा का जल दबाव गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बांधों का जो लेन होता है यानी तल होता है, चौड़ा होता है, जिससे सतह काफ़ी नीचे के भाग में बहने वाले जल के भार को वहन कर सके। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। इस प्रकार जल संरक्षण की आज आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मुक्ता भवनों, छतों से इकट्ठे किए गए जल को संचित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया के लिए इसमें अत्यावश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए और भूजल स्तर में सुधार किया जाए। साथ ही समुद्र के जल में अंतर्मग्न अर्थात समुद्री जल की भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा में मौसम अधिकतम जल का संरक्षण किया जाए। चलिए, अब इसके आधार पर प्रश्न को देखते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि अधिक शक्ति और समय खर्च होने का कारण होता है ये। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा 77 नंबर है। 77 नंबर, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? तो मांग इसलिए बढ़ती जाती है क्योंकि औद्योगिकरण में वृद्धि वर्षों से बढ़ती जा रही है, कृषि में विस्तार हो रहे हैं, इस प्रकार ये मांग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, जल संचयन में जिसमें भरना है, सही कथन को पूरा करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, जल वर्षा जो मुक्ता भवनों, छतों इकट्ठा करके भूमि में संचित करके आगे काम में लिया जा सकता है। तो चलिए फिर आगे के पोर्शन को देखते हैं। तो अगला पोर्शन हमारा है 79 नंबर। 79 की बात करें तो जल संरक्षण का सही समास विज्ञान समास नाम है। तो जल संरक्षण का तत्पुरुष समास, जल संरक्षण जल अभिभाव समास, संरक्षण किया गया जल इसका बहुब्रीहि समास और जल के लिए संरक्षण कर्मधारय समास होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ये, जल संरक्षण जो तत्पुरुष समास होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 80 नंबर। दोस्तों 80 नंबर की बात की जाए तो बांधों का निर्माण किया जा सकता है। तो लकड़ी, चट्टान, मिट्टी से किया जा सकता है, केवल लकड़ी से अथवा मिट्टी से, या कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी, मिट्टी से, या केवल कंक्रीट से। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी तथा मिट्टी से किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रहे आज के 80 क्वेश्चंस और आगे जो 81 से लेकर के और ये 100 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं ये DI से संबंधित हैं, जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव हैं और इनको PDF में जो है दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF जो है डाउनलोड कर लें और साथ ही इसको हल करते रहें। तो ये रहे आज के 80 प्रश्न। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। चलिए चलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।